हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या चैप्टर समझ लीजिए, जिसका नाम है जनन या रिप्रोडक्शन कह सकते हैं इसको। आज हम इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हम समझेंगे कि जनन किसे कहते हैं, जनन किस प्रकार से होता है जीवों में, और साथ ही साथ में ये समझेंगे कि जनन के कितने प्रकार हैं, ठीक है, और उनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। इन सभी बातों को देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही दमदार होने वाला है और इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना जो टॉपिक है, जिसका नाम है जनन, रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं। अब आप समझिए जनन किसे कहते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे हम जनन कहेंगे, ठीक है। जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। सिंपल भाषा में जनन जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर अंग्रेजी में जनन को लिखते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है। री का मतलब होता है पुनः, यानी दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण। तो पुनः निर्माण का जो प्रक्रिया है, इसे हम लोग जनन समझ सकते हैं, ठीक है। पुनः निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। अब देखिए कि जनन जो है कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब बारी बारी से समझते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और ये अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। फिर हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन क्या है, इसकी क्या विशेषता है, और ये कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको समझ में आना चाहिए बात, ठीक है। अब देखिए अलैंगिक जनन जो है वो कैसा जनन है। यह एक ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें कोई एकल या इंडिविजुअल जीव भाग लेता है, ठीक है। इसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही जीव मिलकर के जो जनन का प्रक्रिया से पूरा कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। जैसे समझ लीजिए इसका क्या विशेषता हो सकता है। सबसे पहला बात कि इसमें एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है। अलैंगिक जनन की विशेषता अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि इसमें एक ही जीव भाग लेता है। दूसरा बात, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। एक ही जीव भाग लेगा तो शुक्राणु और अंडाणु भी नहीं बनेंगे, जिसके कारण युग्मक का भी निर्माण नहीं होगा। युग्मक क्या है आगे आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल आप समझिए कि युग्मक का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। तीसरा बात, शुक्राणु तथा अंडाणु भाग नहीं लेते, नहीं शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, या शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर के युग्मक नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगर हम आगे कहें तो इस प्रकार के जो जनन है, इसमें सिर्फ माइटोसिस होता है या एमाइटोसिस होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि समसूत्री विभाजन होगा या असमसूत्री विभाजन होगा। आप लोग को याद रखना है कि अलिंग जनन के अंदर समसूत्री विभाजन हो सकता है या तो असमसूत्री विभाजन हो सकता है। अच्छा, अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अनुवांशिक रूप से अपने जनक से समान होते हैं। अनुवांशिक रूप से जो भी गुण उनके जनक में उपस्थित होंगे, वही सभी गुण जीव के अंदर भी, संतति के अंदर भी उपस्थित होता है। जो डॉटर है उसके अंदर भी होता है, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि अनुवांशिक गुणों में समानता होता है और कम समय में, इसमें कम समय कम लगता है। जैसे मान लीजिए कि कम समय में अधिक जीवों की उत्पत्ति हो जाता है। मच्छर वगैरह में आप क्या देखते हैं कि बहुत ही कम समय में ढेर सारा वो अंडे देते हैं और उनसे जीव बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो अलैंगिक जनन है, ये एक प्रकार का ऐसा जनन है जिसमें क्या होता है कि बहुत ही कम समय में अधिक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आपको याद रखना है ये जनन किसमें होता है, तो ये निम्न कोटि के पौधों एवं जंतुओं में होता है, याद रखना है आपको। और इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम आपको वो भी दिलवा देंगे, आप नीचे कमेंट करके हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अब हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। ये हो गया इसका विशेषता। अब इसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अलैंगिक जनन जो है वो दो प्रकार से है। सबसे पहला जो है ये विखंडन है, ठीक है। इस विखंडन को भी दो भागों में बांटा गया। विखंडन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। सबसे पहला पार्ट है बाइनरी फ्यूजन यानी द्विखंडन, और दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुखंडन, ठीक है। दोनों के बारे में बारी बारी से आपको समझना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ना कि विखंडन किसे कहते हैं। तो विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया इसमें कोई एक जीव दो जीवों में बढ़ जाए, उसे हम कहेंगे विखंडन। एक जीव है दो जीवों में बढ़ गया तो वो क्या हो गया, विखंडन हो गया। अब विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। बारी बारी से हम समझते हैं क्या है द्विखंडन और ये किसमें होता है, और बहुखंडन क्या है और ये किसमें होता है। तो ध्यान से देखिए इधर, ठीक है। द्विखंडन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जनन की, अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें एक जीव दो अलग अलग जीवों में बढ़ जाए, उसे हम लोग कहते हैं द्विखंडन। अब ध्यान से सुनिए कि एक जीव है ऐसा, ठीक है। अब ये दो जीव में कैसे बढ़ता है? तो सबसे पहले मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा है यानी पेरेंट अमीबा है। अब ये अमीबा जो है वो जैसे जैसे परिपक्व अवस्था में आते जाएगा, जैसे जैसे एडल्ट होते जाएगा, तो इसके अंदर का जो केंद्रक है और जो भी कोशिका द्रव्य मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है,
ये धीरे धीरे वृद्धि करने लगेगा। वृद्धि इस प्रकार करेगा कि केंद्रक का जो आकार है थोड़ा लंबा हो जाता है। आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप में कि केंद्रक जो है थोड़ा बड़ा हो गया, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है। इसी प्रकार से कोशिका द्रव्य भी दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब फाइनल कंडीशन आता है रिप्रोडक्शन का, तो ये केंद्रक यहाँ से मतलब ये जो यहाँ से बीच से जुड़ा हुआ है यहाँ से टूट जाता है और दो अलग अलग जो संतति है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन। आपको समझना है। अब यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिए कि अमीबा के अंदर जो आप जनन देखे हैं, इस जनन में एक पेरेंट अमीबा से दो नए नए संतति अमीबा बन गए। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि जो पेरेंट अमीबा है वो कहाँ गया, तो आपका जवाब होगा कि पेरेंट अमीबा कहीं नहीं गया। उसी पेरेंट अमीबा का जो बॉडी है, जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है, वो दोनों छोटे छोटे संतति अमीबा जो है, डॉटर अमीबा, उसके अंदर चला आया है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अमीबा एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो कभी मरता नहीं है। बस उसका जो अमीबा एक ऐसा जीव है जो कभी मरता नहीं है। बस उसके अंदर का जो मटेरियल है वो दूसरे जीवों में ट्रांसफर होते रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धरती पर जो है अमीबा वो अमर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अब ये किसमें होता है? जीवाणुओं में होता है, पैरामीशियम में होता है, यानी जो द्विखंडन किसमें होता है? जीवाणु, पैरामीशियम। अमीबा में होगा भाई साहब क्ले, माइडो, मोनाश में होगा, यूग्लिना में होगा, और कभी कभी ईस्ट में भी होता है। ये सब कॉमन विधि है, मतलब कॉमन तरीका है ईस्ट वगैरह में सामान्य रूप से। ऐसे अगर आपसे पूछेगा कि ईस्ट में क्या होता है, तो मुकुलन होता है। ठीक है, तो ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है बहुखंडन का। बहुखंडन या मल्टीपल फ्यूजन इसको कहते हैं। ये किसमें होता है? तो ये होता है अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब वैसा परिस्थिति जो अमीबा के लिए अनुकूल नहीं हो। ठीक है, जैसे गर्म, वहाँ का गर्म पानी हो गया, या फिर मौसम कोई अच्छा नहीं हो, ये सब हो गया प्रतिकूल परिस्थिति, जिसमें अमीबा सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो उस स्थिति में अमीबा अपना आबादी बनाए रखने के लिए, अपना जनसंख्या कायम रखने के लिए, उस स्थिति में भी अमीबा के अंदर जब रिप्रोडक्शन होगा तो किस प्रकार से होगा, वो जो तरीका है उसका नाम है बहुखंडन। ठीक है, तो अमीबा के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति में, साथ ही साथ में प्लाज्मोडियम जो मलेरिया के लिए वो जीवाणु वगैरह होता है, उसके अंदर ये होता है बहुखंडन। जैसे समझिए, मान लीजिए ये है अमीबा, ये क्या है? अमीबा है। अब इस अमीबा के अंदर ऊपर से जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो एक पुटी का निर्माण होता है, यानी क्या बनता है? पुटी बनता है। अभी जो पुटी होगा, पुटी कहने का मतलब ये एक प्रकार का कवच है। कवच कहने का मतलब आवरण एक प्रकार का है। ठीक है, अब जब इसके अंदर जब क्या कहते हैं कि जनन का जब अवस्था आता है, तो उसके चारों तरफ एक मजबूत कड़ा पुटी बन जाता है। अब ये पुटी है, ये किस प्रकार का होता है कि ऐसा समझिए, जब इस पर गहरा अम्लीय प्रभाव भी कोई इसको दिक्कत नहीं कर सकता। अगर हम एसिड दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हम क्षारीय पदार्थ को फेंक देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि अगर हम गर्म पानी भी फेंक दें तो भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये अम्लीय, क्षारीय और गर्म पानी वगैरह के लिए बिल्कुल भी अंदर से सुरक्षित होता है। पुटी का निर्माण हो जाता है अमीबा के चारों तरफ से। अब इस पुटी के अंदर जो भी अमीबा का केंद्रक और कोशिका द्रव्य है, धीरे धीरे वृद्धि करता है और आपस में विभाजित होने लगता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों अलग अलग होने लगता है, विभाजित होने लगता है। फिर जब कोई समय आता है तो केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य इस प्रकार से जमने लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पुटी के अंदर ही बहुत सारे अमीबा जो है वो बन जाता है। पुटी के अंदर अमीबा का संख्या बहुत अधिक हो जाता है। जब पुटी के अंदर अमीबा बहुत अधिक संख्या में हो जाता है और प्रतिकूल परिस्थिति खत्म होता है, जब अनुकूल परिस्थिति आता है, तो अमीबा के चारों तरफ का वो आवरण, वो पुटी टूट जाता है। और जैसे ही पुटी टूटता है तो सारे के सारे संतति अमीबा बाहर आ जाते हैं। अब फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक संतति अमीबा यहाँ पर दिखाया गया है। आप इस प्रोसेस को नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि बहुखंडन किसे कहते हैं, अमीबा में बहुखंडन किस प्रकार से होता है। तो आपको इस प्रकार से बता देना है कि अमीबा है, इसके चारों तरफ पुटी बन गया है। अब इस पुटी के अंदर जो अमीबा है अपना केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन करेगा। फिर केंद्रक जो है उसके चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य जो है चारों तरफ से फैल जाएगा और एक अलग इंडिविजुअल अमीबा वहां पर बनेगा। ठीक है, अलग अलग अमीबा जब पुटी के अंदर बन जाएंगे तो अनुकूल परिस्थिति, ये बाहरी आवरण टूट जाएगा और टूटने के बाद सारे के सारे अमीबा कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार एक अमीबा से बहुत सारा अमीबा बन गया, यानी एक बहुत सारा जब वो कहते हैं अलैंगिक जनन का बहुखंडन विधि है कि नहीं। बहुखंडन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अलैंगिक जनन में जो विखंडन है वो दो प्रकार का होता है। विखंडन मतलब एक से दो को बन जाना। विखंडन दो प्रकार का है, एक द्विखंडन, एक बहुखंडन। द्विखंडन में एक जीव दो जीवों में बढ़ जाता है और बहुखंडन में एक जीव बहुत अधिक जीवों में बढ़ जाता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।